दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे नदी जल विवाद के बारे में, अर्थात नदियों के पानी को लेकर जो विवाद उत्पन्न होता है उस संदर्भ में इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। अगर आप नदियों को गौर से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि एक नदी किसी एक राज्य से ना गुजर के वो कई राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु होते हुए, पुडुचेरी होते हुए कहाँ चली गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इन राज्यों के मध्य भी क्या है? विवाद है। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी नदियां हैं जो एक देश से निकलकर कई देशों से होते हुए समुद्र में गिर जाती हैं। जैसे सिंधु नदी तिब्बती क्षेत्र से निकलती है, कश्मीर होते हुए अर्थात भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। तो हम देखते हैं कि जल के अधिक से अधिक दोहन को लेकर इन देशों के मध्य और राज्यों के आपस में विवाद उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जल एक क्या है? अमूल्य संसाधन है और इसकी ज़रूरत घरेलू कार्यों से लेकर सिंचाई और औद्योगिक तथा व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक ज़रूरत होती है और इस कारण ये विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है। तो इन्हीं बिंदुओं के बारे में आज हम समझेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए हम लोग देखते हैं नदी जल विवाद के बारे में। जब हम नदी जल विवाद को समझते हैं तो इसको दो बिंदुओं में बांट के देखते हैं। इनमें सबसे पहला है किसी देश में या भारत में राज्यों के मध्य जल विवाद। राज्यों के मध्य जल विवाद। और वो कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे कावेरी जल विवाद, दूसरा नर्मदा नदी जल विवाद, गोदावरी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद। तो यहाँ पर कई नदी जल विवाद के बारे में हम लोग समझेंगे। और इसी का एक दूसरा पहलू है, वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल विवाद। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें आप समझेंगे सिंधु नदी जल विवाद। अब आपको पता है सिंधु नदी जल विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इसी तरीके से किशन गंगा जल विवाद, तीस्ता नदी जल विवाद, गंगा नदी जल विवाद। अब ऊपर की ये तो है भारत और पाक के मध्य है, और ये जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य है। कुछ ऐसे भी नदी जल विवाद हैं जो भारत और नेपाल के बीच हैं, तो उनके भी बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो विस्तार से इस टॉपिक को समझते हैं। अब अगर राज्यों के मध्य जल विवाद है तो जाहिर सी बात है इसको भारत में ही सुलझा दिया जाएगा। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा इस जल विवाद को समझाएंगे या हल करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्यों के मध्य जल विवाद। अगर राज्यों के मध्य अगर हम जल विवाद को समझते हैं तो इस जल विवाद को लेकर आप समझिएगा कि इसके लिए ना किसी हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और ना ही कि सुप्रीम कोर्ट में। अर्थात नदी जल विवाद को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चूँकि राज्य जल जो है वो संविधान की राज्य सूची में रखा गया है, राज्य सूची में रखा गया है। तो इस हालात में राज्य अधिक से अधिक जल का दोहन करना चाहते हैं।
तो अनुच्छेद आर्टिकल 262 के अनुसार ये कहा गया है कि संसद को अधिकार है कि यदि राज्य, दो या दो से अधिक राज्य मिलके संसद से गुहार करते हैं कि उनके जल विवाद को सुलझाया जाए, तो संसद क्या करेगी? संसद यानी जल विवाद कहाँ सुलझेगा? संसद में सुलझेगा। और संसद क्या करेगी? इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी न्यायाधीशों की एक कमेटी गठित की जाएगी। और वो कमेटी क्या करेगी? यानी एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा और उस न्यायाधिकरण के माध्यम से राज्यों के मध्य जल विवाद को सुलझाया जाएगा। तो नदी जल विवाद अधिनियम बनाया गया था कब? नदी जल विवाद अधिनियम अधिनियम 1956 के तहत क्या किया जाएगा? 3 कार्यकारी न्यायाधीशों की एक कमेटी गठित करके इस जल विवाद को सुलझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम कावेरी जल विवाद के बारे में समझेंगे, फिर नर्मदा नदी जल विवाद के बारे में समझेंगे, और कई नदी जल विवाद हैं उनके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नदी जल विवाद है उनको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कावेरी जल विवाद के बारे में। कावेरी जल विवाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है, इसको समझिएगा। इसमें कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा सुलझाने का प्रयास किया गया है, फिर भी आज भी ये जल विवाद बना हुआ है। तो हम यहाँ पर समझेंगे क्या जल विवाद है, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सारी जानकारी आप यहाँ से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्थिति समझें कि कावेरी नदी कहाँ पर है और कहाँ से गुजरती है, और भौगोलिक स्थिति को समझें, तभी आप इसके बिंदुओं को समझ पाएंगे। दोस्तों, ये है केरल और इधर है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है और ये राज्य है केरल, और ये क्षेत्र पड़ जाएगा कर्नाटक। तो यहाँ से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है और यहीं से ये नदी निकलकर तमिलनाडु पहुँचती है, और तमिलनाडु से ऐसे तमिलनाडु होते हुए ये मुहाने पे कई भागों में बढ़ जाती है और इसे माउथ ऑफ कावेरी कहते हैं। अब इसको यहां से समझिएगा। ये जल विवाद देखने में तो लग रहा है किसके मध्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य ये जल विवाद देखने को लग रहा है। लेकिन यहाँ पर पुडुचेरी है, पुडुचेरी, और पुडुचेरी के 4 भाग हैं, जिनमें से 2 भाग तमिलनाडु में है, 1 भाग केरल में है और 1 भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जो केरल में है उसे माहे कहते हैं, जो आंध्र प्रदेश में है उसे यनम कहते हैं, और जो 2 तमिलनाडु में है उनमें से एक पुडुचेरी है और दूसरा क्या है? कराईकाल है। तो जाहिर सी बात है ये कौन सा क्षेत्र है? कराईकाल। तो इस तरीके से कराईकाल भी क्या होता है? इस जल विवाद में शामिल हो जाता है। तो एक क्षेत्र और आ गया कराईकाल, और ये किसका भाग है? पुडुचेरी का। तो कर्नाटक कावेरी नदी जल विवाद किसके किसके मध्य हो गया? कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु और कराईकाल यानी पुडुचेरी के बीच। अब दरअसल में एक नदी इस क्षेत्र से यानी कहाँ से? केरल से होकर कहाँ गुजर के जाती है?
इसी कावेरी में मिल जाती है। तो इस तरीके से कावेरी जल विवाद में एक राज्य और मिल जाता है जिसका नाम है केरल। तो कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य हो गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, यानी 4 क्षेत्रों के मध्य कावेरी जल विवाद हो गया। अब हम समझते हैं कावेरी जल विवाद है क्या, समस्या क्या है। दरअसल में अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये कावेरी जल विवाद लगभग 1 सदी पुराना है। क्या स्थित है इसको समझने की कोशिश करिए। दरअसल में ये क्षेत्र कभी मैसूर राज्य था और ये क्षेत्र मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाती थी। मद्रास प्रेसिडेंसी। अब मैसूर में टीपू सुल्तान था और यहाँ पर अंग्रेज थे मद्रास में। अब 1799 में श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर टीपू सुल्तान अंग्रेजों से युद्ध करता हुआ मारा जाता है और मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अब मैसूर राज्य पर जब उनका अधिकार हो जाता है तो अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से मैसूर राज्य को नहीं लिया। उन्होंने यहाँ के जो पहले वाडियार वंश था, वाडियार वंश के 4 वर्ष के बालक को यहाँ पर बैठा दिया गद्दी पर और उसकी देखरेख यानी अपने संरक्षण में उसको गद्दी पर बैठा दिया। अब मद्रास प्रेसिडेंसी किसके हाथ में? अंग्रेजों के हाथ में। और मैसूर क्षेत्र में वाडियार वंश का उत्तराधिकारी, लेकिन 4 वर्ष का बालक, और उसके मुख्य कर्ताधर्ता कौन थे? अंग्रेज थे। ऐसे हालात में अंग्रेजों ने मैसूर राज्य के साथ जो नदी जल विवाद समझौता किया था उसका संतुलन का पक्ष किधर रह गया? तमिलनाडु के पास, अर्थात मद्रास प्रेसिडेंसी की तरफ रखा गया। क्यों? उसका कारण ये था कि कावेरी नदी के आसपास लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर 3 क्वालिटी के धान होते हैं, बोरो, आंस और एक और है। तो ये लगभग 30 लाख हेक्टेयर पर धान बहुत अधिक मात्रा में होता था और अंग्रेज़ों की ज़रूरत क्या थी? टैक्स की। और जितना भूमि से टैक्स मिलेगा अंग्रेज़ों को उतना लाभ होगा। और खाद्यान्न तभी उगेगा जब नदी जल विवाद का समझौता किसके पक्ष में रहेगा? तमिलनाडु के पक्ष में। तो ये जल का समझौता जो है किसके पक्ष में था? तमिलनाडु के। और इस तरीके से 1842 में एक समझौता हुआ और फिर 1892 और फिर उसके बाद 1924 में एक समझौता हुआ। और इन दोनों समझौतों में इस नदी जल विवाद के संतुलन का पक्ष कहाँ रखा गया? तमिलनाडु में। और आज भी तमिलनाडु के लोग उतने ही जल की डिमांड करते हैं जितना कि समझौता पहले कभी हुआ था। तमिलनाडु का कहना है यदि कर्नाटक जल को रोक लेगा तो हमारी 30 लाख हेक्टेयर की जो भूमि है उसमें खाद्यान्न की सूख जाएगा। अब ये इतना इंटरेस्टिंग मामला हो जाता है कि जब यहाँ के कर्नाटक के लोग कावेरी का पानी रोक लेते हैं तो तमिलनाडु के लोग धरना प्रदर्शन और अनशन करना, ये सारी स्थितियों को शुरू कर देते हैं। और आपको पता है कि ये मामला उठते उठते एक लंबा समय बीत जाता है, करीब 2 ढाई 3 महीना बीत जाते हैं। और जब ये मामला संसद में पहुंचता है तब तक 3 महीने बीत चुके होते हैं और 3 महीने बाद मौसम का परिवर्तन हो जाता है और कावेरी नदी में बाढ़ आ जाती है और कर्नाटक भी पानी क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो जब पानी छोड़ देता है तो जो यहाँ के किसान होते हैं उनकी फसल भी चौपट हो जाती है। अर्थात पहले सूखे से चौपट हुई और उसके बाद जब पानी अधिक छोड़ दिया गया तब भी चौपट हो जाती है। तो ये एक बड़ा विवाद बना हुआ है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को आदेश दिया कि 10,000 क्यूसेक
पानी छोड़ा जाए, तो कर्नाटक ने तो छोड़ा, लेकिन उसके बाद भी ये जल विवाद बना रहा। उसके बाद कर्नाटक में पानी को लेकर हाहाकार मची और कर्नाटक ने पानी को रोकने के लिए यहाँ के राजनीतिक जो अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए क्या किया, बड़ी मात्रा में सार्वजनिक संपत्ति को आग में झोंक दिया और लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान कर्नाटक के लोगों ने कर दिया। और सही मायने में अगर 10,000 रुपये खर्च करके कर्नाटक के वाटर जो पानी की व्यवस्था सुधारी जा सकती थी। तो राजनीतिक मामले कुछ ऐसे हैं जो सुलझाने में एक सूझबूझ की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से ये कावेरी जल विवाद समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी जल विवाद। अब हम देखते हैं कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, जिसमें महाराष्ट्र शामिल हो जाता है। उसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो अगला राज्य तेलंगाना पड़ता है। और चूँकि महाराष्ट्र से उद्भव होती है और इसकी जो एक सहायक नदी होती है तुंगभद्रा, और उसका उद्गम कहाँ होता है, कर्नाटक में। तो इस तरीके से महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होते हुए कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है किन राज्यों के मध्य है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम बात करते हैं गोदावरी जल विवाद के बारे में। तो गोदावरी जल विवाद, आपको पता है कि गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है। और नासिक कहाँ है, तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र उसके बाद फिर तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़, क्योंकि इंद्रावती नदी कहाँ से, उड़ीसा से निकलती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होते हुए कहाँ पे, गोदावरी में मिल जाती है इंद्रावती। तो इसमें कौन कौन से राज्य हो गए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और इसके साथ साथ कर्नाटक भी इसमें शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से गोदावरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्योंकि आंध्र प्रदेश होते हुए क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कुछ ऐसी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला से निकल कर कहाँ पर, गोदावरी में मिल जाती हैं। तो इसमें एमपी भी क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से कावेरी जल विवाद बेसिन जितने क्षेत्र में फैला है उतने राज्य क्या हैं, विवाद के चपेटे में आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा नदी जल विवाद। हम लोग देखते हैं नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश में, यानी अमरकंटक पर्वतमाला से निकलती है। तो एमपी जल विवाद में शामिल है। उसके बाद ये कहाँ से, महाराष्ट्र से होते हुए बहती है। तो महाराष्ट्र भी इसमें शामिल हो जाता है और गुजरात होते हुए बहती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इतने राज्य होके बहते हैं। कुछ नदियां जो है अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं और विंध्य पर्वतमाला को पार करके नर्मदा नदी में आके मिल जाती हैं। तो इस तरीके से इसमें राजस्थान भी क्या है, शामिल हो जाता है। तो नर्मदा नदी जल विवाद इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें क्या है, राजस्थान भी शामिल है। इस तरीके से सोन नदी के बारे में हम देखते हैं। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। तो सोन नदी का जल विवाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार, यानी इन राज्यों के मध्य सोन नदी जल विवाद को लेकर मुद्दा बना हुआ है। अब हम बात करते हैं उन नदियों के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हैं, यानी जो दूसरे साइड में हमने लिखा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंधु नदी जल विवाद।
सिंधु नदी जल विवाद। तो सिंधु नदी जल विवाद, अब आपको पता है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी जल विवाद किसके मध्य है। तो सिंधु नदी जल विवाद कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। तो तिब्बत को लेकर यानी चाइना को लेकर इसमें कोई विवाद नहीं है। खासकर जो मुख्य विवाद है वो है भारत और पाकिस्तान के मध्य। क्योंकि जब ये विवाद हुआ तो इस विवाद को विश्व बैंक की सहायता से, किसके, विश्व बैंक की मध्यस्थता से इसको हल किया गया। तो सिंधु नदी जल विवाद कब हुआ था, कब सुलझाया गया, 1960 में। इसमें यह कहा गया कि चूंकि 6 पश्चिमी नदी हैं जिनमें से सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 6 नदियां हैं। इसमें ये कहा गया है कि सिंधु नदी का लगभग 20% भाग क्या है, भारत उपयोग करेगा। और प्रथम 3 ये इसका जल पाकिस्तान बिना किसी बाधा का ही इसका उपयोग करेगा। और शेष 3 नदी कौन सी हैं, रावी, ब्यास, सतलज, इन्हें भारत इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि सिंधु नदी का लगभग 20% भाग क्या है, भारत उपयोग कर सकता है। तो सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, 1960 में। उसके बाद एक विवाद और आता है, झेलम की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा। और किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, नीलम के नाम से। तो यहाँ भी भारत और पाकिस्तान को लेकर क्या है, विवाद उत्पन्न हो गया। और इसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायालय के द्वारा इसे भी सुलझाया गया। और ये 18 फरवरी 2012 में जब इसका निर्णय आया, 18 फरवरी 2012 में जब इसका निर्णय आया तो ये कहा गया कि भारत जो किशन गंगा नदी पर अपना डैम बना रहा है वो सही है। अर्थात इसका जो निर्णय आया अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का, उसको भारत के पक्ष में जजमेंट दिया गया। तो इस तरीके से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के मध्य जो जल विवाद रहा वो आप समझ गए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं गंगा नदी जल विवाद के बारे में। दोस्तों, अगर गंगा नदी जल विवाद के बारे में हम बात करें तो इसका विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य है। तो इन दोनों के मध्य जो गंगा नदी जल समझौता हुआ था वो 1996 में हुआ था। और उस समय ये कहा गया कि भारत सूखे मौसम में न्यूनतम जल किसको देगा, बांग्लादेश को देगा। तो ये जो शब्द प्रयोग किया गया है न्यूनतम जल की मात्रा कुछ अर्थात निर्धारित न होना, ये यही दर्शाता है कि सिंधु जल जो गंगा जल समझौता है वो किसके पक्ष में है, भारत के पक्ष में। तो ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है ये डेट कि गंगा नदी जल विवाद कब हुआ था, तो ये कब सुलझाया गया था, तो 1996 में। उसके बाद अगला जल विवाद है तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद, और तीस्ता नदी जल विवाद जो है ये किसके पक्ष में है, ये कहाँ पर है, भारत और बांग्लादेश के मध्य ये विवाद है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि तीस्ता नदी जल विवाद किन देशों के मध्य है, तो तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के मध्य है। उसके बाद अगली नदी आती है महाकाली। तो महाकाली को लेकर महाकाली नदी भारत और नेपाल के मध्य विवाद का विषय है। तो ये भी पूछा जाता है महाकाली नदी किसके मध्य विवाद है, तो महाकाली जो है
भारत और नेपाल के मध्य विवाद है। अगला है गंडक नदी। गंडक नदी, अब आपको पता है गंडक कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। तो गंडक नदी जल विवाद भी किसके मध्य है? भारत और नेपाल के मध्य। और शारदा नदी जल विवाद किसके मध्य है? भारत और नेपाल के मध्य। इस तरीके से कोशी नदी भारत और नेपाल के मध्य जल विवाद है। तो इस तरीके से आपने जितने भी नदी जल विवाद हैं आज इस क्लास में आपने समझ लिया है। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के बारे में। दरअसल में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, चूँकि जल क्या है, एक महत्वपूर्ण और अमूल्य संसाधन है और जल के बिना कुछ हो नहीं सकता है, अर्थात जीवन संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए एक परिषद का गठन किया गया। कब? इसकी समय पूछा जाता है 1983 में इस परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया है। और पूछा जाता है इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष पीएम होते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। जो कोई तत्व यानी जब जो प्रधानमंत्री रहेगा उसे राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष माना जाता है। इसी तरीके से राष्ट्रीय जल नीति 2012 में घोषित की गई है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित की गई है? तो 2012 में। अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष कब? 2013 में घोषित किया गया है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है 22 मार्च 2013 को विश्व जल दिवस मनाया गया। कब? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्ट आपको इसमें तैयार होते हैं। तो नदी जल विवाद से संबंधित जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। कुछ उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन थे यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से भी सहयोग करिए। थैंक यू।